नहीं, आपने बहुत अच्छा बैकग्राउंड रखा है दर्शकों के लिए बिकॉज़ ये सब चीज़ें ऑलरेडी मीडिया पे डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन सत्तोलॉजी पे पहली बार आई हैं। और मैं सभी लोगों का धन्यवाद करूँगा जो अन्य सोशल मीडिया पर भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन बाहर लाते हैं। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि कोलोनाइज़ेशन तो नेवर एंडेड। यूनाइटेड नेशंस से कोलोनाइज़ेशन बिकेम ऑफिशियल। करेक्ट। आज भी ब्रिटेन की 19 कॉलोनीज़ हैं जो उसने ऑक्यूपाई करके रखी हैं पूरी दुनिया में। और एंड आई विल शो द मैप्स आल्सो। मैं पूरा हमारा तैयारी है इसकी इस विषय में तो। सो द पॉइंट इज़ कि ये कोलोनाइज़ेशन नेवर एंडेड एंड तो मुझे एक बात बताइए कि व्हाई आर वी ऑलवेज़ मतलब जो मानसिकता जो हमारी देशों में बनी पड़ी है कि पश्चिम में कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो पूर्व से गड़बड़ी क्यों नहीं होती? सिर्फ़ पश्चिम से गड़बड़ी क्यों होती है? नहीं, वो जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट ऐसा है कि वो चीज को यूज करना चाहता है। सी देख, मैं इसको ऐसे देखता हूँ। जब ध्यान जो है या मेडिटेशन जो है जब ईस्टवर्ड गया, तो वो अपने आप में एक डिफरेंट डायरेक्शन में जरूर गया, पर इवॉल्व भी हुआ। ध्यान से वो छान बना, छान से ज़ेन बना, फिर वहां एक अलग उसका रूप बना, पर वो रूप काफी सशक्त रूप था। पर वही वाला रूप, वही वाला ध्यान या मेडिटेशन जब वेस्टवर्ड आया, तो वो एक सर्टिफिकेशन बन गया कि आप एक स्कूल बना दिया, एक स्कूल खोल लिया, सर्टिफिकेशन दे दी, तो आपने मेडिटेशन, अब आपको आगे मेडिटेशन करनी है। आप ये नहीं समझ पाए कि वो मेडिटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बीइंग मेडिटेटिव इज मोर इंपॉर्टेंट। पर वो समझ नहीं पाए, तो उनका सी, अगर मैं इसको ऐसे देखता हूं, मैं इसको कहता हूं कि द द राइचियसनेस फ्रेमवर्क ऑफ पावर। राइचियसनेस फ्रेमवर्क क्या है कि जो राइचियसनेस है, जिसे क्रिश्चियन थियोलॉजी में वो जैसा डिस्कस करते हैं, वो है कि सिर्फ गॉड जो है उनके क्रिश्चियन थियोलॉजी में सिर्फ वही राइटियस है। और ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि वो सिन किया हुआ है उन्होंने, इसलिए वो राइटियस है ही नहीं। मतलब राइटियस का मतलब होता है कि, किसकी बात को माना जाए, किसकी बात को जस्टिफाइड माना जाए, किसको ट्रूथ माना जाए। तो अगर वैसे देखें तो वो कहते हैं सिर्फ जो गॉड है वही राइटियस है। अब बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उन्होंने वो जीसस को वर्जिन बर्थ माना, तो उन्होंने कहा कि बाय डिफॉल्ट जीसस इज वाज द ओनली राइटियस लिविंग पर्सन, राइट? क्योंकि गॉड था एंड वो ह्यूमन ही था। अब ह्यूमन बींग्स जो है, पोप या बाकी लोग, क्या वो राइटियस हो सकते हैं? वो कहते हैं हाँ, राइटियस हो सकते हैं, पर उनके पास इंप्यूटेड राइटियसनेस आएगी। इंप्यूटेड राइटियसनेस का मतलब यह है कि अगर वो सबमिट कर दे कोई अपने आप को टू जीसस, देन दैट पर्सन इज राइटियस। अब अगर आप देखो, ऊपर जीसस, बाइबल एंड आपकी सबमिशन, तो ये ट्रुथ है। ये ट्रुथ को कॉर्पोरेट करती है, और आपकी सबमिशन जो है आपको इंप्यूटेड राइटियसनेस देती है। यूएन चार्टर और बाकी सारी कंपनीज, योगा अलायंस, उनकी सर्टिफिकेशन, और बाकी सारे योगा टीचर्स। अब आप कुछ भी देख लो, कोई भी फ्रेमवर्क ले लो, आप कहीं भी जाके, आप लाइक आपको वो सीए का फ्रेमवर्क देखना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है इंडिया में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट, उनके वो बायलॉज और रूल्स, उनकी जो सर्टिफिकेशन है वो, एंड बाकी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये जो पूरा तंत्र बना है, इसमें like you cannot like become like go on a spiritual path. You can only dominate, like it's a framework of control. वो आप समझ रहे हो? जिसके पास like इसका कंट्रोल है, वो हर चीज पे कंट्रोल करता है, और यही चलता रहा है। तो जो आप कह रहे हो ना, बिल्कुल सही कह रहे हो कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये राइटियसनेस फ्रेमवर्क जो था उसको वो कॉलोनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में डाल दिया। उन्होंने कहा चलो, अब हमने हमने वो, क्योंकि हम रूल करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि कौन जीसस है, फिर हम ये भी डिसाइड करेंगे कि बाइबल क्या होगी, फिर हम डिसाइड करेंगे कि अगर आप उस बाइबल को और उस जीसस को सबमिट करते हो अपने आप को, तो आपके अंदर वो लाइक थोड़ा वो जस्टिफाई होने की बात आ जाएगी। ये थिंग है, एक ना
डॉक्टर होमी भाभा हैं, नॉट द न्यूक्लियर साइंटिस्ट, बट एक डॉक्टर होमी भाभा है हार्वर्ड के सोशियोलॉजिस्ट। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग वो रखा था, उन्होंने कहा वो इसको मिमिक्री बोलते हैं इस पूरे फिनोमिनन को। वो कहते हैं ये जो है ये मिमिक्री होता है कि जो कॉलोनाइजर है वो जो कॉलोनाइज है वो कॉलोनाइजर को मिमिक करता है like हर चीज में। तो कॉलोनाइजर जो है वो ये क्या कहते हैं वो ज्यादा प्रमोट करता है कि हाँ जो कॉलोनाइज लोग हैं वो उसको मिमिक करते रहें, बिकॉज उस मिमिक्री में वो उसके वहां तक तो पहुंच जाएंगे, मतलब उसके पास तक तो पहुंच जाएंगे, पर they will never become it. So they will all so they'll become almost like the colonizer, but not quite. So you understand? So वो पावर बनी रहेगी। अब जो सारे राय बहादुर, सारे वो जो सर बने होते हैं, या हमारे जो इंडिया के इतने सारे जो बिजनेसमैन हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, नेहरू साहब, they were mimic men. They were trying to mimic them, like mimic the colonizer, but they were never quite the colonizer. So उस तरह से वो कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि अब ये पूरा जो मैं कह रहा हूं सबमिशन, ये एक सबमिशन का एक्ट है ना, जो मिमिक्री है। तो वो जो सबमिशन का एक्ट है, दैट कैन मेक यू क्लोज टू द आइडियल बट नॉट क्वाइट। तो उसके अंदर ये कॉलोनाइजेशन जो आप कह रहे हो ना, जो चलती रही वो चलती रही। अगर आप देखो जो CFA फ्रैंक की जो करेंसीज हैं, जो कितनी 14 अफ्रीकन कंट्रीज में आज भी चलती हैं, बिल्कुल चलती है, राइट? अब नाम को फ्रेंच आर द मोस्ट लिबरल, मोस्ट डेमोक्रेटिक, मोस्ट फिलोसॉफिकल यूरोपियंस लाइक आउट देयर, राइट? वो तो मतलब ऐसे रहता है कि उनसे ज्यादा लिबरल तो कोई है ही नहीं, पर आज भी वो कॉलोनाइजेशन उनकी चली हुई है। मतलब इन 14 कंट्रीज में उनके नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उसके ऊपर फर्स्ट अथॉरिटी फ्रांस की है। अगर फ्रेंच कंपनी अगर रिफ्यूज कर दे तो वो किसी और कंपनी के पास जा सकते हैं, वरना वो फ्रांस के पास ही जाएंगे। यस, राइट? तो वो कॉलोनाइजेशन खत्म नहीं हुई है। इनफैक्ट वो मैं एक देख रहा था, वो मतलब मैंने एक न्यूज़लेटर में भी लिखा था कि व्हाई इज द वेस्ट रिच। सो जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च की तो मेरे को समझ में आया कि आज भी, मतलब अगर हम देखें 1960 से लेके अभी तक, तो $135 ट्रिलियन वहां से निकाले गए हैं ग्लोबल साउथ से, राइट? तो $35 trillion stolen from the global south. From the global south. Wow. And it is 45 onwards or 1492 onwards? वो उसको मैं चेक करके बता सकता हूँ कि वो कितना था। भाई जो भी आप देख रहे हैं, वो सॉरी 1960 से लेके अभी तक $152 ट्रिलियन, सॉरी। वाओ, 1962 till now $152 ट्रिलियन। अगर आप वो एक सेकंड दो तो मैं शेयर भी कर सकता हूँ अपना वो। ना शेयर कर दीजिए। I mean, दोस्तों, when you are watching this, you just imagine how much, कितना चुराया गया है। और मजे की बात ये है, 73 के बाद से तो ये लोग मनी इज ग्रोइंग ऑन ट्रीज, छाप रहे हैं, दे रहे हैं, और हम लोग मुफ्त में उनको सारा सामान दे रहे हैं और पेपर खरीद रहे हैं। वही तो। यस, ये देखिए आप। सो ग्लोबल नॉर्थ और द एडवांस इकोनॉमीज हैड ड्रेन्ड $152 ट्रिलियन when accounting for the loss growth from 1960 to now, right? ये अल जजीरा में आर्टिकल आया था, इसके बारे में था। फॉर ये जानना जरूरी है कि साउथ रिसीव्स in aid from agencies managed by Global North, they lose $14 in drain. मतलब for every dollar that is sent to Global South, $14 are taken out. ये लोग तो कोई देते तो नहीं है, ये like they are giving you 1% of what they stole.
तो व्हाट इज द बिजनेस थिंग है ना कि 1% इन्वेस्ट करो 99% गेन करो। सी अफगानिस्तान का आप देख लो, $2 ट्रिलियन वहां पर लगाया गया, $2 ट्रिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया यूएस ने अफगानिस्तान में। वो सब कहाँ गया? वो सब ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के पास गया। कहते हैं 90% ऑफ व्हाटएवर वाज इन्वेस्टेड बाय अमेरिका इनटू अफगानिस्तान केम बैक। वाह। सो लाइक अगर आप देखो, वो लेट मी लाइक डिस्कस दिस फॉर लाइक लिटिल व्हाइल। दे आर सेइंग, मैंने कहीं और भी वो उसके बारे में लिखा था, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बारे में, कि अमेरिका हैज स्पेंट $350 trillion in the since 1945, after the World War II, in its military. So if you really look at it, उन्होंने उसमें ये भी था कि जो रैंड कॉर्पोरेशन, मैं देखता हूँ अगर मैं उसको सर्च कर सकता हूँ, अगर वो आता है तो देखता हूँ। खैर एनीवेज, वो मैं ये बता सकता हूँ कि जो रैंड कॉर्पोरेशन जो है, लाइक उसने एक स्टडी की थी लाइक अबाउट दिस, लाइक अगर हम इसको ये पूरे को देखें, $350 ट्रिलियन जो उन्होंने मिलिट्री में यूज किया, एंड हाउ दे हैव एक्चुअली स्पेंट almost $165 trillion in the wars that have happened since the 1940s. अगर सिर्फ यही अगर हम देख लें तो like you will know that like that has been the biggest money transfer or wealth transfer from the US taxpayers to the elite few of the military industrial complex. तो जब हम वो गहरे राज्य के बारे में बात करते हैं ना, वो जो हमने बात की थी ग्लोबल एलीट के बारे में एंड तो बाकी लोग, तो जो वॉर्स डिसाइड करते हैं, वो वॉर्स इसलिए डिसाइड करते हैं बिकॉज दैट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ट्रांसफर दैट हैपेंस। और ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप वेल्थ ट्रांसफर कर भी लो, अगर उससे अगर अमेरिकन को फायदा हो रहा है तो मैं समझ भी सकता हूँ, अमेरिकन को भी फायदा नहीं हो रहा। यू अंडरस्टैंड? अमेरिकन यहाँ था एक बड़ा अच्छा, मैंने वो किया था, निकल नहीं रहा वो मेरा उसमें। तो देश कपूर जी बताइए कि ये पैसा रखते किधर है, कौन सी बैंक में रहता है ये? वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि कहाँ रखते हैं ये। अगर इतना पैसा हर आदमी, हर अमेरिकन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली एवरी अमेरिकन विल हैव $1 million। हाँ, तो वो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। और मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ पर वो गया पैसा और वो किसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ। ये बात मैं दिखाना चाहता हूँ कि so a typical black man earning $35,000, you are being paid at least $26,000 a year less than you would have had income distribution had the income distribution held constant. If you're a college educated, prime aged, full time worker earning 72,000, like you are actually like earning like 48,000, at least 48,000 less, right? So basically वो जो इन्होंने जो ये किया, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई वेल्थ की, तो उसके ऊपर ये एनालिसिस था कि इतने सारे जो पैसे इन्होंने ट्रांसफर हुए फ्रॉम द टैक्स पेयर टू दोज फ्यू कंपनीज, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की कंपनी, जो लोग आज 72,000 कमा रहे हैं वो 135,000 कमा रहे होते, जो 35,000 कमा रहे हैं वो 61,000 कमा रहे होते। तो बेसिकली अगर तो अमेरिकन्स, नॉर्मल अमेरिकन्स, उनको फायदा हुआ होता तो भी समझ सकते थे कि आपने जाके इतने सारे लोगों को मारा, इतने सारे लोगों को बर्बाद किया, इतना कुछ उठाया वहां से, तो आपको कुछ फायदा तो हुआ कम से कम। अमेरिकन्स को जो वोट कर रहे हैं इनके लिए, वो भी नहीं हुआ, वो भी कुछ को हुआ, आपका पैसा भी निकाल लिया टैक्स पेयर का, फायदा भी ले लिया, वो सारे पैसे भी इकट्ठे कर दिए और पूरी दुनिया को भी बर्बाद कर दिया। तो मैंने ना वो एनालिसिस किया था अफगानिस्तान का, मतलब बहुत लोग नहीं जानते कि जो सोवियट्स को अफगानिस्तान से
यूएस ने नहीं निकाला था, पाकिस्तान ने भी नहीं निकाला था, तालिबान ने भी नहीं निकाला था। उनको अफगानिस्तान से एक वो था, कमांडर था, अहमद शाह मसूद, उसने निकाला था। ये अहमद शाह मसूद जो था, ही वाज एक्चुअली नॉर्दर्न अलायंस का लीडर था। लाइक मेरी नजर में उससे अच्छा मिलिट्री कमांडर शायद पूरे ईस्टर्न रीजन में और कोई नहीं आया। ही वाज सच अ ब्रिलियंट गाय। ही ब्रॉट डाउन द एंटायर सोवियट्स, और बाद में नॉर्दर्न अलायंस को रशिया, ईरान और इंडिया ने बाकी वो आगे जाके फाइनेंस किया था। तो जब ये 9/11 होना था तो तालिबान के वहां पर अलकायदा वाज अ गेस्ट, तो तालिबान ने उसको बोला अलकायदा को, भैया ये 9/11 करने से पहले आप पहले इसको उड़ाओ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो बंदे बुलवाए, मोरक्कन्स थे फ्रॉम द यूरोपियन ग्रुप ऑफ अलकायदा। वो पाकिस्तान में 3 महीने रहे, उसके बाद जाके वहां पर उन्होंने ब्लास्ट कर दिया, मतलब सुसाइड बॉम्बिंग की, एंड ही डाइड। तो उस समय जो कमांडर्स थे वो इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने अलकायदा और तालिबान के पीछे पड़ गए, एंड दे स्टार्टेड पुशिंग देम एंड ब्रॉट देम टू अ प्लेस कॉल्ड कुंदूज। अफगानिस्तान में एक जगह है कुंदूज, वहां तक ले आए। 33,000 अलकायदा एंड तालिबान एक्चुअली सरेंडर टू देम, एंड 4 to 5,000 इट इज सेड वो उनको मिले ही नहीं, कहाँ चले गए वो 4 से 5 जो हजार थे लोग। तब पता चला कि अमेरिका ने, ये मुशर्रफ साहब उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डिक चेनी को और बुश को फोन किया और कहा कि भैया हमें हमारे कमांडर्स जो हैं, मिलिट्री कमांडर्स, आर्मी के लोग, पाकिस्तान आर्मी के, वो अलकायदा तालिबान के साथ लड़ रहे हैं, मुझे बाहर निकालना है। तो इफ यू वांट मी एज अ पार्टनर देन आई विल हैव टू टेक देम आउट। तो बुश और चेनी ने मुशर्रफ को एक एयर पैसेज दिया, फ्री एयर पैसेज फॉर 4-5 नाइट्स। 4 से 5 हजार लोग वहां से निकले। नवंबर 25 ऑफ 2001 की बात है कि दे हैड नॉर्दर्न अलायंस हैड एनसर्कल्ड अल-कायदा एंड तालिबान। मैं ये बना नहीं रहा अपने आप से, ये दीज आर फैक्ट्स एंड दीज आर रिपोर्टेड। आप जाके कुंदूज एयरलिफ्ट या एयरलिफ्ट ऑफ इविल, इसको जाके सर्च करो तो आपको पता चलेगा। जितने 4 से 5 हजार लोग वहां गए तालिबान और अलकायदा के, वही वापस आए ना मारने के लिए। सारे जो अमेरिकन जो ये आर्मी के लोग और वो जो अफगान जो मरे उसके बाद, उसको किसने मारा? तालिबान और अलकायदा वाले लोगों ने। जो पाकिस्तान में रहते थे वही वापस आए। तो क्वेश्चन हमें ये पूछना चाहिए, जब वो वॉर जो है अगेंस्ट तालिबान एंड अलकायदा जो लड़ने जा रही थी वो अमेरिका, वो तो नवंबर में ही फिनिश हो जाती, तो उन्होंने जाने क्यों दिया? क्योंकि वो वॉर खत्म करना ही नहीं चाहते थे। उसके बाद वो वॉर 20 साल चली, $2 ट्रिलियन खर्च हुए, और उसके बाद भी तालिबान जिंदा रहा, जबकि वो खत्म हो गया होता। तो तो ये पूछना चाहिए जो अमेरिकन वेटरन्स हैं टू द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन या डीप स्टेट जिसे कि बोलते हैं, कि भैया आपने हमें मारने के लिए वहां भेजा था, बिकॉज आपने तो वो लोग पहले तैयार करके रखे थे ना, राइट? दीज आर द क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आस्क्ड बट नोबडी आस्क्स। तो ये ये एक तरह का है कि जो वॉर्स हैं, सी अमेरिकन American military is by far, I mean, by far the strongest military in the world. वो अगले 9 जो हैं, 9 या 10, वो पूरी मिला भी लो तो उसके आसपास भी नहीं आती। फिर भी अमेरिका हैज नॉट वन अ सिंगल वॉर सिंस वर्ल्ड वॉर 2। व्हाई? इनफैक्ट 2 तो ऐसी ह्यूमिलेटिंगली लूज की हैं इन्होंने, जो अफगानिस्तान की या वियतनाम की, कि इनको लास्ट के बस प्लेन में बैठ के भागना पड़ा। अगर वो प्लेन में बैठ के ना भागते तो उनको मुसीबत पड़ जाती। तो ऐसे कैसे हो सकता है? How is it that such a big military keeps on losing all the wars despite being the strongest by far? The only reason is they are not in it for winning the wars. They are in it for making profits. तो जब ये गहरा राज्य हम देखते हैं और जब उसके बारे में डिस्कस किया, तो अगर हम उसकी वो देखें, क्या कहते हैं, वो आपने आई थिंक वो ऑन किया था, अगर आप उसको निकाल लो तो आप देखोगे कि कैसे
हाउ दीज गाइज हैव वॉर्स जो हैं एंड ये सारी चीजें कैसे लाइक इन्होंने आगे बढ़ाई हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर इसको डीप में जाने की कोशिश करो और समझने की कोशिश, मतलब इसको अगर हम ब्लैक बॉक्स करके हम अगर जैसे पूरा मीडिया डिस्कस करता है ना, अगर ऐसे डिस्कस करें ना तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा।